ग्रुप नंबर 15 को। आई होप रिवाइज करके आए होगे जो लास्ट क्लास में कराया था। ठीक है, तो मुझे कौन बताने वाला है? पलक, मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बताना, ऑर्डर क्या होता था। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या था हमारा पलक? क्लास में करने क्या होते हो तुम लोग? जब पता ही नहीं पढ़ाती क्या हूँ, बताया करो। क्यों, रिवॉर्ड थोड़ी ना मिलेगा तुम्हें फुल अटेंडेंस का जैसे स्कूल में मिलता था, है? मत आया करो भाई क्लास में, मेरे को 5 बच्चे भी चल जाएंगे क्लास में। गलत है पलक। लक्ष्य आप बताओ। लक्ष्य, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। रिद्धिमा। मैम मैम मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, आप क्वेश्चन बता दोगे? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर नहीं है ये, मैंने बोल दिया ना, लक्ष्य नहीं है ये। हाँ, एंटीमनी और बिस्मथ की बराबर होती है। ठीक है, तो क्लास में जब आते हो ना, थोड़ा सा ध्यान से सुना करो टीचर पढ़ा क्या रहा है, वरना कोई फायदा नहीं है क्लास का लगाने का। फिर मैं बैच ही बंद कर देती हूँ। क्या जरूरत है चलाने की? रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम लोगों को। ऐसी अगर परफॉर्मेंस रहा ना तुम्हारा, तुम लोगों का टेस्ट में कोई स्कोर आता है खास। ठीक है, इसको ही ग्रुप 15 को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेचर क्या है मेटलोइड का, ये भी पता होना चाहिए। उसके अलावा हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज भी कुछ डिस्कस की थी। आयनाइजेशन एनर्जी हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस हो गया, ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्राइड्स भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ और चीजें हैं ग्रुप 15 में जो आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी, तो वो हम आज सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हैंड रेज करो, कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 15 में क्या ऑर्डर होता है? कोई भी चैट में नहीं लिखेगा। हाँ रिद्धिमा बोलो। मैम फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा है, उसके बाद नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। यस, जो आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है फोस्फोरस, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसका प्यार है वो फोस्फोरस का ज्यादा होगा। ठीक है, और ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जनरली जो वैल्यूज तुम्हारी बुक्स में लिखी होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज लिखी होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज जितनी नेगेटिव होती है ना, मतलब उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है। मतलब वो पर्टिकुलर जो एलिमेंट है उतना ही जल्दी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बराबर ही हैं। बस अगर मान लो ये एक्स जूल है तो ये माइनस एक्स जूल हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, तो ये होता है। चलिए आगे हम चलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम बात करेंगे मेरा बेटा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करूं, तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये वाले एलिमेंट्स, वो कौन सी करते हैं? -3, +3 और +5, ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। कैसे शो करेंगे ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट? जैसे इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NH2 NP3 होती है ग्रुप नंबर 15 की। तो क्या कर सकते हैं ये, है ना, अगर मान लो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, -3 की दिखा सकते हैं, है ना, दे देते हैं +3 का दिखा सकते हैं, और
+5 दिखा सकते हैं। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन S से और 3 इलेक्ट्रॉन P से अगर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो यस -3 +3 +5 बिल्कुल उनकी क्या होगी, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फिर वो कह रहे हैं कि जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी है ना, वो नीचे जाते वक्त डिक्रीज होती है। ठीक है, नीचे जाते वक्त क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है टॉप टू बॉटम क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। और अगर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है तो मतलब लास्ट वाला बिस्मथ मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मेटल है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा, माइनस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो नहीं दिखाने का। तो वो कह रहे हैं इनफैक्ट द लास्ट नंबर ऑफ द ग्रुप दैट इज बिस्मथ हार्डली फॉर्म एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बिस्मथ जो है आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कंपाउंड देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब कॉमन कौन सी है, -3 +3 +5, जिसमें से मैंने बोला डाउन द ग्रुप -3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दिस इज एनसीईआरटी हाइलाइट्स। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं एक लाइन और कि स्टेबिलिटी जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब तुम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। आओ एक बार, जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है, राइट, तो मैं वैलेंस वाली ले रही हूँ। फॉस्फोरस में क्या होता है, फॉस्फोरस में भी 3s2 3p3 होता है। आर्सेनिक में क्या होता है, 4s2 4p3 3d10 होता है। फिर 4d10 आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गई हो तुम लोगों को। 5d10 और 4f14 6s2 6p3 यही होता है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब नीचे जाते वक्त क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो, डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है बिस्मथ में, तो एफ वाले में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है। तो आप लोगों को पता है, अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट की बात करती हूँ तो ये ऑर्डर हमारा रहता है, यानी कि एफ वाले जो होते हैं वो पुअर शील्डर होते हैं। शील्डर का मतलब क्या होता है, पुअर प्रोटेक्टर होते हैं, पुअर शील्डर बोल सकते हो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ये इतने अच्छे से शील्ड नहीं करके रख पाएंगे। कौन, एफ वाले। अगर जो एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है ना अंदर वाली उसमें शेल में, इनर कोर इलेक्ट्रॉन, इनर कोर शेल में, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने शायद पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया लास्ट क्लास में। तो अगर वो इधर देखो, यहाँ पे बिस्मथ के केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो वैलेंस शेल है वो ये है यस मैम। और अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मान लो मेरा ये 6th वाला शेल है, ठीक है, इसमें आपका 6s और 6p की सब शेल होंगी। ठीक है, तो अंदर आपके 4f और 5d में इलेक्ट्रॉन फिलिंग है। क्या वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? नो मैम। अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। कम। कम कौन बोला, कम कौन बोला भाई? मैम इंक्रीज होगा। अगर ये बंदे जो अंदर वाले बंदे इसको शील्ड ही नहीं कर पा रहे, तो इसका डायरेक्ट क्या करेगा, ज्यादा फेल्ट करेगा ना ये न्यूक्लियर चार्ज, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीजेस। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा
और आपको पता है अगर मैं 6s और 6p की बात करूं, सेम शेल की बात करूं, तो s वाला न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है, तो अगर ये न्यूक्लियस के पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि जो न्यूक्लियस का पकड़ है, न्यूक्लियस की जो होल्ड है इन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगी, खींच के रखेंगे उसको। और अगर खींच के रखेंगे तो यानी कि ये वाले जो 6s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, हाँ या ना? बोलो क्या करते हैं? Yes, ma'am. और अगर नहीं कर पाएंगे यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए मेरा बेटा? वाले। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो, डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, एफ में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, तो नीचे जाते जाते आपका जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रहा है मेरा बेटा? डिक्रीज हो रहा है। बोलो। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? बोलो। इंक्रीज हो रही है। क्या कहते हो? तो यानी कि अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा मेरे पास बिस्मथ है +3 में, और एंटीमनी है +3 में, और आर्सेनिक है +3 में, तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो बिस्मथ +3 आर्सेनिक का सबसे ज्यादा, फिर एसबी। नहीं, बिस्मथ का सबसे ज्यादा। लेकिन बिस्मत का होगा। मैम बिस्मथ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बिस्मथ +3, नॉट बिस्मथ बोल रही हूँ मैं, ओके मैम, बिस्मथ हाँ फिर +3 है ना। बिस्मथ क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन से ज्यादा स्टेबल होती है, और जो इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लगाते हैं ना वो हर ग्रुप के लास्ट एलिमेंट पे लगता है, समझ रहे हो? तो यानी कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लगा रहे हो वो किस पे लगा रहे हो मेरा बेटा? बिस्मथ पे लगा रहे हो। तो अगर आपसे कोई पूछे बिस्मथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी +5 वाली, तो आंसर वुड बी +3 वाली होगी। किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है, जो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। अगर मैं बिस्मथ की बात कर रही हूँ तो तुम बोल सकते हो कि डाउन द ग्रुप क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस और इसके बीच में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से 6s के इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट इजिली नहीं कर पाएंगे। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर इसका एक मैं डेफिनेशन बोलूं तो मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है रिलक्टेंस ऑफ s इलेक्ट्रॉन, रिलक्टेंस of s electron to participate in bond formation. रिलक्टेंस का मतलब समझ गए? s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी इसके बारे में नहीं लिखती है बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फिर वो कह रहे हैं द ओनली वेल करेक्टराइज्ड बिस्मथ का, अभी मैंने क्या बोला, बिस्मथ की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है? +3 वाली। एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें बिस्मथ क्या है? +5 में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एंड दैट इज BiF5। और अगर तुम नोटिस करो जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी किसके साथ है? फ्लोरीन भैया जी के साथ। और फ्लोरीन क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। बोलो। तो क्या करेगा? जो 6s से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहे थे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन अगर फ्लोरीन भैया जी आ गया तो भाई पूर्ण अच्छे से निकालेगा 6s वाले इलेक्ट्रॉन। गेटिंग माय पॉइंट? तभी देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी बिस्मथ की किसके साथ आपको दिखाई दे रही है? फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिस्मथ +5 वाला कंपाउंड कौन सा है, आपके बिल्कुल आ सकता है पेपर में। सो आंसर वुड बी BiF5। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द +5 ऑक्सीडेशन। बेटा हाईलाइट करते जाओ अपने एनसीईआरटी में, अगर कोई एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर रहा है, नहीं तो अपने नोट्स में आप पॉइंटर्स बना के लिखते जाओ, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो जाएंगे इस चैप्टर। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज एंड, इसको हटाओ, डिक्रीज एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की जो है, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा
नाइट्रोजन +1, +2, +4 भी दिखाता है। क्या बोल रही हूँ मैं? +5 के अलावा नाइट्रोजन +1, +2, +4 भी दिखाता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आपका N2 हो गया, NO हो गया, N2O3 हो गया, N2O4 हो गया, ठीक है, N2O5 हो गया। इसमें देखो ना, चेक करो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे देखो +3 है, यहाँ पे कितनी है +4 है, और यहाँ पे कितनी है +5। तो ये जो प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके साथ दिखा रहा है नाइट्रोजन बेटा? ऑक्सीजन के साथ। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि हाउएवर इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विद हैलोजन। मतलब वो कह रहा है कि अगर तुम सोचो मैम ये वाला बनेगा क्या, NF5 NCl5 बनेगा क्या? क्योंकि अभी तो आप कह रहे हो कि नाइट्रोजन +5 दिखाएगा, तो यहाँ पे भी दिखाएगा क्या? सो आंसर इज नो। जब हैलाइड्स की बात आती है, जब हैलोजन के साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो वो बियॉन्ड 4 बॉन्ड नहीं बना पाता है। मतलब पेंटा हैलाइड्स वो नहीं बना पाता है, 5 बॉन्ड उसके नहीं बन पाएंगे। 5 बॉन्ड का मतलब क्या है? तुमने कर दिए नाइट्रोजन के 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इससे बेटर एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है? वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। और हमें क्या चाहिए? 5 फ्लोरीन चाहिए ना, 5 फ्लोरीन लगाने, तो 5 खाली जगह मुझे चाहिए होंगी। 5 खाली जगह तो मिलती ही नहीं है मेरे पास, तो यही होती है 2s2 2p3 वाली। बोलो अब कहाँ से लगता है और जगह? तो जो NF5 है, NCl5 है, मतलब जो भी जितने भी नाइट्रोजन अगर हैलाइड्स कंपाउंड्स बना रहे हैं हैलोजन के साथ, तो उसमें उनकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि d ऑर्बिटल्स नहीं है उनके पास टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। ठीक है जी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ध्यान में क्या, समझ के करो इसको। जहां याद करने वाली चीज होगी मैं बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, ये देखो यहाँ पे मैंने ये लिखी हुई है कि किस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दिया -3 से +5 तक। देख पा रहे हो सारे? तो आई होप आप लोगों को मैंने याद करना पड़ेगा क्या, ये जो मैंने, ये नहीं, ये मैम। आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए। मान लो वो कंपैरिजन करा लेगा कि बता दो स्टेबिलिटी कह रही हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर लिख दो, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी पड़ेगी कि यहाँ पे -3 है ना, यहाँ पे -2 है, नीचे -1 है। तो इस तरीके से आपको तो सिर्फ मैं ये दिखा रही हूँ। अभी मैंने बोला था, शायद लास्ट क्लास में बोला था कि नाइट्रोजन जो है -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये देखो, ये वाले कुछ कंपाउंड्स मैंने दिखाए हैं जिसमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाली शो करती है। ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं है तुम लोगों को, बस अगर आ जाए पेपर में तो निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद मेरा बेटा एक चीज और बोलता है, ये क्या बोलता है? इन द केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के केस में जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +1 और +4 के बीच में है, तो वो क्या करेंगे मेरा बेटा? डिस्प्रपोर्शनेट करेंगे एसिड सॉल्यूशन में। मतलब डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? अगर सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है, तो वो रिएक्शन कैसी होती है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है, पेपर 1 का। तो HNO2 में अगर नाइट्रोजन की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोगों को बताऊं, या तुम मुझे बताओ कितनी होती है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट? कितनी है मेरा बेटा इसमें? 3 है। बताओ बाकी सब। +5। यस मैम। +5 मैम क्या बोला आपने? मैम नाइट्रोजन HNO3 बोला था, मैम NH2 3 क्या है। बोला था? मैम +3 है। यहाँ पे नाइट्रोजन की +3 Yes, मैम ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +5 है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारी +2 है। तो देखो ना, +3 से +5 ऑक्सीडेशन हो रहा है, +3 से +2 रिडक्शन हो रहा है, यानी कि सेम स्पीसीज का HNO2 का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है?
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। HNO2 बेटा अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, डिस्प्रपोर्शनेट कर देता है। ठीक है, HNO3 और NO और वाटर मिलता है हमें। ठीक है, अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो फॉस्फोरस में क्या है, फॉस्फोरस में भी यही है। अगर आपकी +5 या -3 में है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो भी क्या करेंगे बेटा, डिस्प्रपोर्शनेट करेंगे। देखो डिस्प्रपोर्शनेशन में ना वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी जो इंटरमीडिएट है। देखो एक तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, और एक होती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, एक उसके बीच में भी होंगी। बोलो यस मैम। तो अगर एक बात बताओ, अगर किसी कोई बीच में है, मतलब किसी की ऑक्सीडेशन ऐसी है जो हायर और लोअर के बीच में है, तो वो हाई पे भी जा सकते हैं और लो पे भी जा सकते हैं। लोअर पे भी जा सकते हैं। तो ऐसे वाले रिएक्शंस जो होते हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ऐसी सेम फॉस्फोरस के केस में भी है कि फॉस्फोरस में भी क्या बोल रहा है, नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रपोर्शनेट इनटू +5 and +3 इन बोथ एल्कली एंड एसिड। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये स्टेबल है। मतलब अगर आप सोच रहे हो +3 से नीचे जाओगे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये शो नहीं करेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, देखो यस मैम। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल भी क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, अगर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो स्टेबल है इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं शो करेंगे। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद बोल रहे हैं कि अच्छा बाकी क्या होगा, आगे देखो, नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। मतलब नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम कितनी दिखा सकता है कोवेलेंसी, 4, यानी कि 4 ही बॉन्ड बना सकता है, जहां पे उसकी एक s की ऑर्बिटल और 3 p की ऑर्बिटल जो है वो क्या होंगी, यूज हो। ठीक है, क्यों होंगी ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड करने के लिए, दैट इज व्हाई। ठीक है, लेकिन जो बाकी के मेंबर है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उनके पास d ऑर्बिटल है। ऑलराइट, तो वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे देखो फॉस्फोरस में इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है PF6 नेगेटिव। ये क्यों बन पा रहा है, ये इसलिए बन पा रहा है क्योंकि फॉस्फोरस के पास बॉन्डिंग करने के लिए एक्स्ट्रा खाली ऑर्बिटल्स है, जिसमें फ्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते। ठीक है जी, यस मैम। बोलो। अरे सोना नहीं है, पढ़ना तो है, ये चैप्टर छोड़ के जाओगे क्या, फिजिकल वैसे ही बर्बाद होगी तुम्हारी, है ना, वो पढ़नी नहीं है तुम लोगों को। अब ये भी नहीं पढ़ोगे तो फिर ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दोगे, तो मैम बचा ही क्या, फिर कुछ नहीं बचा, खत्म हो गई केमिस्ट्री। ठीक है, तो प्लीज अपना इनऑर्गेनिक में वैसे भी ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत ही रिवाइज करना पड़ेगा तुम लोगों को, अपना प्लीज मेन फोकस फिजिकल पे लगाओ। अगर वो तुम्हारा नहीं हुआ सही से, अगर सही से हो गया तो ग्रेड 11 का पढ़ना चालू करो, क्योंकि वो टाइम कभी नहीं आएगा। अब पढ़ लेंगे, अब पढ़ लेंगे, अब पढ़ लेंगे, वो कभी टाइम आएगा ही नहीं। तो जब जब तुम्हारे अवंती में संडे में ग्रेड 11 के टेस्ट होते हैं ना चैप्टर के, तो आप लोगों को कायदे से ग्रेड 11 का पढ़ना चाहिए उस टाइम पे, ताकि वो आपका साथ साथ कवर होता जाए। ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा आगे, स्पेशली जिनका जनरल कैटेगरी है उनको बोल रही हूँ मैं, समझ रहे हो, दिक्कत हो जाएगी आगे, क्योंकि 50% 11th का आता है, 50% 12th का आता है। चलिए क्वेश्चन मुझे बताइए, कौन बताएगा, हैंड रेस करो। PF5 नोन है बट NF5 इज नोट। कौन बताएगा जल्दी। मैम नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता हाइड्रोजन के साथ, और फॉस्फोरस के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए वो बना लेता है। हैंड रेस करने के लिए कहा था बाय द वे मैंने। ठीक है, तो PF5 नोन क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो हेलोजन के साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन नहीं करेगा। ठीक है, यही है इसका रीजन। नेक्स्ट बताओ,
NF3 स्टेबल होता है, जबकि NCl3 Ni3 एक्सप्लोजिव होते हैं। मतलब या तुम ये भी बोल सकते हो एक्सप्लोजिव के साथ साथ अनस्टेबल होते हैं। मैम क्लोरीन और आयोडीन का साइज बड़ा है। हाँ बड़ा है फिर। इससे क्या होगा, बड़ा तो है। NF3 में कौन बताने वाला है, बताओ प्रतिभा, आप बताओ। मैम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैम इसके पूरे ऑर्बिटल भर Bond. जाते हैं करके। मैम ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, NF3 का NF3 स्टेबल होगा, कुछ कुछ ठीक बोला। और मैम हाँ ध्रुव, हाँ ध्रुव। मैम पूरे ऑर्बिटल अनपेयर्ड फील्ड हो जाते हैं इससे। नहीं बेटा, NF3 में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 2p है, इसके पास भी 2p है, जबकि इसमें क्या है, क्लोरीन के पास 3p है, और आयोडीन के पास क्या होता है मेरा बेटा, बताओ। 5p होता है। अरे ये भी नहीं मालूम क्या तुम लोगों को, 5p होता है आयोडीन के पास। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 5p में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं ओवरलैपिंग किसकी अच्छी होगी, जो अभी प्रतिमा ने बोला था बोन स्ट्रेंथ, वो बोन स्ट्रेंथ आप कैसे बताओगे कि मैम यहाँ पे 2p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो ओवरलैपिंग है इफेक्टिव है, बोन स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। जबकि यहाँ पे क्या है, 2p और 3p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पे क्या है, 2p और 5p के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से इनकी ओवरलैपिंग इतनी अच्छी क्या, बेकार ही होती है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये क्या नहीं होते, स्टेबल नहीं होते और एक्सप्लोसिव होते हैं नेचर। ठीक है, तो ये आप रीजन दोगे। प्रतिभा आपने 90% सही बताया था बेटा। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहे एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइन की गई है NF की बोन लेंथ NF3 में, वो ज्यादा मिली देन द सम ऑफ सिंगल बोन कोवेलेंट रेडियाई, जो नॉर्मल आपका NF होता है, ठीक है, उसकी बोन लेंथ से ज्यादा मिली NF3 में। NF में जो NF3 क्या होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखो, कोई बताएगा, किसी को कुछ आ रहा है समझ में। Ma'am, due to high electronegativity of fluorine. मैम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। किसकी डेंसिटी, स्मॉल एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है। ठीक है। फ्लोरीन की शायद। और हाँ, Yes, ma'am. इसकी Fluorine वजह की high से electronegativity. मैम फ्लोरीन की हाई। फ्लोरीन यहाँ पे क्या है, 3 लोन पेयर है, देख रहे हो, सब पे होंगे। यस मैम। मैम इससे रिपल्सन बहुत होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, आपस में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से क्या होगा, दूर भागेंगे तो बोन लेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो NF3 में जो बोन लेंथ होती है NF के बीच में, वो ज्यादा क्यों होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन किसके, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन फ्लोरीन दोनों का साइज छोटा है। गेटिंग माई पॉइंट। और 3 फ्लोरीन है, और उनके पास 3 लोन पेयर भी हैं, तो अच्छी खासी रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से जो NF की बोन लेंथ देखने को मिली NF3 में, वो ज्यादा देखने को मिली।
ठीक है जी। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, हालांकि पेपर में नहीं आए हुए, बट डेफिनेटली आ सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए बेटा। हैंड रेस करेगा, कोई भी ऐसे नहीं बताएगा। बस, और कोई नहीं। खुशमीत आप बताओ बेटा। मैम ऑप्शन नंबर बी आई थिंक। ऑप्शन मैम बी मैम। सेकंड क्यों फॉल्स है बेटा? मैम 3। बच्चों मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, ठीक। बाकी क्यों बोल रहे हो पीछे? मैम क्योंकि उसमें जो एटम्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंस लिखा है। नहीं होता बेटा, नाइट्रोजन के पास डी और वाइटल ही नहीं होता। 1s2 2s2 2p3 होता है ना खुशमीत, तो यहाँ पे मैम 2d थोड़ी ना होता है अपने पास। मैम आपने बताया था ना कि वो हैलोजेंस के साथ वो नहीं बॉन्ड्स नहीं बनाता क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना। नहीं होते। ठीक है, नहीं होते डी ऑर्बिटल, मैंने नहीं बोला होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है? नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्साइड विद +1 to +5 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है ये स्टेटमेंट, अभी बताया है। और नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म हैलाइड विद +5 क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? ट्रू है। A option, ma'am. ऑप्शन ये अभी बताया एनसीईआरटी की लाइन थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आओ। ये कुछ एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ ये। वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, मतलब जो नाइट्रोजन की फैमिली है, जो नाइट्रोजन है वो थोड़ा सा अलग है बाकी अपने दूसरे फैमिली मेंबर से। किस टर्म्स में मैं बोल रही हूँ, कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ? पहला तो उसका साइज बहुत छोटा है नाइट्रोजन का, दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी भी उसकी ज्यादा है, और चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन के पास 2p होता है, 2d नहीं होता, तो वो पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। पी पाई मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है ना, खुद के साथ भी बनाता है और दूसरे एलिमेंट के साथ भी बनाता है जिनका स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, लेकिन जो हैवियर एलिमेंट्स है, हैवियर एलिमेंट्स बोले तो जो जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वो जो है पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं पी पाई बॉन्ड? क्योंकि जैसे जैसे तुम नीचे जाते जा रहे हो तो उनके ऑर्बिटल का साइज क्या हो जा रहा है? लार्ज हो जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं फोस्फोरस के पास 3p है, आर्सेनिक के पास 4p है, एंटीमनी के पास 5p है। तो अगर मैं 3p की ओवरलैपिंग करूंगी वो तो इफेक्टिव नहीं है। 4p उससे बड़ा, 5p उससे बड़ा। तो इसीलिए जो हैवियर एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन के बाद वाले, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। रीजन भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, ये क्वेश्चन जल्दी आने भी वाला है जेईई में, असर्शन रीजन बन के, because their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot have effective overlapping. Thus नाइट्रोजन exists as diatomic molecule क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। पी पाई ओवरलैपिंग बहुत इफेक्टिव होती है।
साइज छोटा होता है, अच्छे से होता है, तभी वो ट्रिपल बॉन्ड बना पा रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो इसको तोड़ने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, हद ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मतलब इसका जो बॉन्ड एंथैल्पी है या बॉन्ड एनर्जी है वो भी कई ज्यादा है, वैल्यू तुम्हें याद नहीं करनी। जबकि मैं बाकी लोगों की बात करूं तो वो पी पाई तो नहीं बना पा रहे हैं। तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब क्या बना पाते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना पाते। देख रहे हो, यस मैम। Yes, ma'am. बिस्मथ मेटालिक बॉन्ड बनाता है। फिर वो कह रहे हैं कि सिंगल एनएन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल पीपी बॉन्ड। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रही, अब मैं बात कर रही हूँ सिंगल सिंगल बॉन्ड। हमें पता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का डिस्टेंस लेट से L1 है और इसका क्या है L2। आपको दिख रहा है फोस्फोरस फोस्फोरस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब उसका बॉन्ड लेंथ कम है। अब कम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, बोलो साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा इनके बीच में, रिपल्शन। Yes, ma'am. नॉन बॉन्डिंग बॉन्ड के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से जो एनएन बॉन्ड होता है वो वीक होता है। जबकि फॉस्फोरस में ऐसा नहीं है, फॉस्फोरस में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से पीपी, आर्सेनिक आर्सेनिक इनके सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं ये, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बना पाता क्योंकि एनएन बॉन्ड ही वीक है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला है कि एनएन बॉन्ड क्या है, वीकर है, बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। स्मॉल बॉन्ड लेंथ किसकी बोल रहे हैं, नाइट्रोजन की बोल। और यही रीजन है कि नाइट्रोजन के अंदर जो कैटिनेशन टेंडेंसी होती है वो फॉस्फोरस से क्या होती है, कम होती है। मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था तुम्हें। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही कैटिनेशन पावर, मतलब कैटिनेशन शो करते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन की जो कैटिनेशन टेंडेंसी है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, उसके अलावा वो मैंने बता दिया, उसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं होते। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है अपनी कोवेलेंसी तक को कहाँ तक एक्सपेंड कर सकता है, कितनी होती है मैक्सिमम इसकी कोवेलेंसी, 4+5 होने लगता है। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कब बनाएगा, तुम ये +5 से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। जैसे एक एग्जांपल मैं लेके बताती हूँ, N2O5, तो N2O5 का बेटा कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर, देख रहे हो, मैक्सिमम ये 4 ही बना पा रहा है, 5 नहीं बना पा रहा। ऑक्सीडेशन स्टेट से कंफ्यूज मत हो तुम लोग। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, इवन जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, इवन जो सेकंड, एक्सक्यूज हाँ, मी मैम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है नाइट्रोजन की। यहाँ पे हाँ 2x-10, ओके लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, डजंट मीन कि 5 बॉन्ड बना रहा है, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज से। ठीक है, जो आपका NCl5 था ना, उसमें अपन ऐसा सोच रहे थे, ये देखो, जबकि ये तो बनेगा ही नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इवन नाइट्रोजन क्या, सेकंड पीरियड का आपका कोई भी एलिमेंट है वो भाई साहब दिखाई नहीं पाता, अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड ही नहीं कर पाता, क्योंकि किसी के पास भी नहीं होते डी और वाई। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए।
ईशा आप बताओ। मैम स्टेटमेंट 1 is false and statement 2 is true. 1 क्यों फॉल्स है बेटा? नंदनी 1 क्यों फॉल्स है? मैम क्योंकि NN की बॉन्ड लेंथ कम होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। NN सिंगल बॉन्ड है, मतलब NN सिंगल बॉन्ड जो है वीक होता है, लेकिन किसकी वजह से वीक होता है? क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम होती है, जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा हो जाता है और बॉन्ड वीक होता है। तो गलत है। फिर वो कह रहे हैं कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो +3 में है वो क्या सारे के सारे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं? नहीं। No, ma'am. एंटीमनी बिस्मथ नहीं करते। मैम नीचे वाले नहीं शो करते। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे तुम्हारी Four सिग्नल? folds ना। ठीक है, चलिए अब हाइड्राइड्स की बात करते हैं बेटा थोड़ा। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन कौन से हाइड्राइड्स बना पाते हैं? देखो भाई, NH3, एंटीमनी, आर्सेनिक का, फॉस्फोरस का हाइड्राइड, ठीक है, आर्सेनिक का, एंटीमनी का और बिस्मथ का, ये हाइड्राइड्स है। ठीक है, अमोनिया, फोस्फीन, आर्सीन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अगर मैं इसमें, मेरे को अब कुछ हाइड्राइड्स की देखनी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगी बेसिक नेचर की, या बेसिक स्ट्रेंथ बोल दो। हमें ये बताना है कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा। बेस का मतलब क्या होता है कि कौन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी डोनेट कर दे। ठीक है, किसके पास लोन पेयर जो है वो अवेलेबल है इजिली फॉर डोनेशन, वो उसकी क्या बताता है? बेसिक स्ट्रेंथ बताता है। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन की बात करूं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या है तुम मुझे बताओ। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। तो एक बात बताओ, नाइट्रोजन का साइज छोटा है और इस छोटे से एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यस और नो? यस मैम। छोटे से एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है, लेकिन जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे साइज बढ़ता जाएगा तो फैल जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर होंगे वो ज्यादा जल्दी अवेलेबल होंगे फॉर डोनेशन। बोलो Yes, ma'am. तो यानी कि अगर मुझे बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, बेसिक नेचर बताना है हाइड्राइड्स का ग्रुप 15 का, तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा मेरा बेटा वो क्या होगा? आपका अमोनिया होगा, अमोनिया। PS3, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और यहाँ पे ध्यान रखना, जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो प्योर, वो आपके sp3 और बाइटल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हाइब्रिडेशन मैम लास्ट वाले का तो इक्वल भी हो सकता है ना? नहीं, इक्वल नहीं होता, कम होता है उसका। मैम एनसीईआरटी में दे रखा है। नहीं, इक्वल नहीं दे रखा, थोड़ा सा कम दे रखा है। ठीक है, इतना ज्यादा मतलब अगर मैं बात करूं क्या बोलते हैं एंटीमनी और बिस्मथ की, थोड़ा तो डिफरेंस आएगा। तो अगर ऑर्डर आएगा पेपर में तो आपको यही मिलेगा ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा कि जिसमें एंटीमनी और बिस्मथ का बेसिक स्ट्रेंथ क्या है वो ज्यादा दिखा रहा है। हाँ, हो सकता है कि बहुत पास पास हो, बट यस एंटीमनी का क्या होगा? ज्यादा होगा बिस्मथ वाले से। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो sp3 और वाइटल में होते हैं, और जबकि ये वाले जो लोग हैं बाकी वाले, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके जो बॉन्ड बनते हैं ना, फॉस्फोरस हाइड्रोजन, आर्सेनिक हाइड्रोजन, इनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। तो इनके जो लोन पेयर है वो इनके जो लोन पेयर होते हैं वो प्योर s ऑर्बिटल में होते हैं। और आपको पता ही है s ऑर्बिटल क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है ना, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। जबकि sp3 में क्या है? p करेक्टर ज्यादा है। ठीक है, और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? डायरेक्शनल। ठीक है, तो NH3 वाला क्या है?
बेटर डोनर है। तो ये तो हो गया बेसिक स्ट्रेंथ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रेंथ में आप वो वाला रीजन ध्यान रखो कि साइज छोटा है, छोटे से साइज में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से वो बेटर डोनर होगा, इजीली दे पाएगा। दूसरी बात आती है बेटा यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। तो आप मुझे खुद सोचिए, बताओ किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका मैम बिस्मथ का। होगा, बोलो, सोच के बताओ। मैम बिस्मथ का। बिस्मथ वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, और यहाँ पे नाइट्रोजन छोटा है, हाइड्रोजन भी छोटा है, नीचे जाते जा रहे हो फॉस्फोरस बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन तो छोटा, आर्सेनिक बढ़ता गया, एंटीमनी बढ़ता गया, बिस्मथ बढ़ता गया, एक बड़ा एक छोटा। बॉन्ड कैसा होगा, एक बड़ा एक छोटा, बॉन्ड वीक होगा। और अगर बॉन्ड वीक होगा तो वो स्टेबल होगा क्या, नहीं होगा, कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, हाइड्राइड, बताओ ग्रुप 15 में अमोनिया होगा। कौन होगा, अमोनिया। Yes, बेटा ma'am. सो मत बाकी सारे बच्चे, सोना सोना नहीं है, ये चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। और फिर नहीं पढ़ोगे तो नहीं नंबर आएंगे, फिर तुम यूट्यूब पे जाओगे, वही बचता है फिर एक लास्ट सोर्स। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, और जो जो मैं बोलती जा रही हूँ ना तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन, जो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, जो मैं वर्बली बोलती जा रही हूँ, उसको अपने नोट्स में लिख लो, नहीं तो फिर याद नहीं आएंगी, तुम्हें भूल जाओगे। आप ही बख्श। मैम थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर पे भी ज्यादा स्टेबल कौन है। मतलब जो आपका अमोनिया और बिस्मथ को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसको कम एनर्जी देनी पड़ रही है डिसोसिएट करने के लिए। सेम ऑर्डर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी लगा सकते हो इससे, ठीक है। आपको ये बताना है हाइड्राइड स्टेबल है, मतलब जिसमें बिस्मथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएट, जिसमें बिस्मथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्योंकि वीक है तो उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उसकी कम है, मतलब वो स्टेबल कम है। एक तो ये हो गया। एक आता है हमारा, हाँ प्रतिभा, मैम इसमें लेस एनर्जी में भी स्टेबल है ना, लेस एनर्जी मतलब मैम लेस थर्मल एनर्जी में। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह रही हो आप? यस मैम, यस मैम। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो इसका कम है ना बेटा, बिस्मथ और तो मैम उसमें भी हाइड्रोजन। स्टेबल है ये? नहीं देखो, ऐसे नहीं आप बोल सकते हो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या बताता है, जितनी ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी होगी उसका मतलब क्या समझे तुम लोग, कि उतनी ज्यादा तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक कराने के लिए, है ना। यानी कि जिसकी मॉलिक्यूल, जिस कंपाउंड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, इट मींस वो ज्यादा स्टेबल रहा होगा, तभी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तुम लोगों को। लेकिन बिस्मथ वाले के केस में क्या, बॉन्ड वीक है तो कम एनर्जी देनी पड़ रही है, यानी कि इतना स्टेबल नहीं है। तो आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है। जब आप ये चीजें पढ़ते हो ना, बेसिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग नेचर, तो आप बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हो। तो आप यहाँ पे बिस्मथ वाले का कंपैरिजन कर रहे हो बाकी सबसे, या मैं बोलूं अमोनिया का कंपैरिजन कर रहे हो बाकी सबसे। तो जब आप कंपैरिजन करते हो तो आपको इस तरीके से वहां पे रीजन देने होते, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। उसके बाद आते हैं रिड्यूसिंग नेचर पे या रिड्यूसिंग पावर पे। तो क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो अब तुम मुझे बताओ किस केस में हाइड्रोजन जो है जल्दी निकल सकता है, जिसका बॉन्ड वीक होगा। तो यानी कि बिस्मथ वाला जो है, बिस्मथ का हाइड्राइड है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बोलो। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैंने तुम्हें 3 ऑर्डर बता दिए, एक तो बेसिक स्ट्रेंथ का बता दिया, एक थर्मल स्टेबिलिटी का बता दिया, और एक रिड्यूसिंग नेचर का बता दिया। रिड्यूसिंग पावर आ जाए पेपर में, रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए, या रिड्यूसिंग नेचर से आ जाए, वो तुम कर देना, ठीक है। और यहाँ पे पावर कर ही लो, ताकि तुम जब नोट्स पढ़ो ना तुम्हें याद रहे, कहीं भूल जाओ फिर। पावर, ठीक है। तो बिस्मथ वाला जो हाइड्राइड है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है।
ठीक है, उसके बाद आते हैं एनसीईआरटी के कुछ ऑर्डर है मेरा बेटा। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो मैंने बता दिया, देखो डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है, देख रहे हो 389, 322, 297, 255। ठीक है, ये आपको नहीं करना है फॉर्मेशन वाला। उसके बाद देखो डिस्टेंस, देखो नीचे जाते वक्त बढ़ रहा है ना, देखो 101, 141, 151, 170। एंगल की बात करूंगी तो एंगल क्या है, डाउन द ग्रुप घट रहा है, घट रहा है। क्यों घट रहा है, ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी तुम लोगों को बता चुकी हूँ मैं, इसलिए ज्यादा नहीं डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या लोन पेयर है, सबके पास है मैम लोन पेयर, तो इससे क्या होगा, तो जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है सेंट्रल एटम की, लोन पेयर सेम होते हैं, तो बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे। तो जितनी ज्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा तुम्हारा बॉन्ड एंगल होगा। क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से अमोनिया का एंगल बाकी सबके एंगल के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा। देखो 107 और इनका अराउंड 90 के आसपास। हाँ प्रतिभा बोलो बेटा। मैम ये एनसीईआरटी में तो है नहीं। एनसीईआरटी में ही है बेटा, उसी की है। एनसीईआरटी में ना ये टेबल है प्रतिभा, वो टेबल आपको करनी है, क्योंकि टेबल में की एनसीईआरटी में तो हमारे डी और एफ ब्लॉक ही है, बस टी ब्लॉक नहीं है। तो मैंने भेजा था आप लोगों को, मैंने ग्रुप में भेज दी थी इसकी पी ब्लॉक की पीडीएफ, चेक कर लेना आप लोग। ओके मैम। नहीं मिलेगी मतलब ऊपर अगर बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है तो तुम लोग खुद भी डाउनलोड कर लेना, लिख देना पी ब्लॉक 12th एनसीईआरटी डाउनलोड पीडीएफ। ओके थैंक यू मैम। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वैल्यू नहीं याद करनी, बस आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि अमोनिया का ज्यादा होता है, ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा बॉन्ड डिस्टेंस मैंने बता दिया है। अब आते हैं मेन काम पे, दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट दो चीजों पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, एक तो मोलिकुलर मास पे, जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उनके बीच में वंडरवॉल फोर्सेस होंगे। वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं। तो वंडरवॉल फोर्सेस वैसे तो वीक फोर्सेस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ पे दो चीजें फैक्टर जो है रोल प्ले करेंगी, एक तो अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दिखाता है ना, एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का अगर तुम ध्यान से ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा बिस्मथ का है, फिर एंटीमनी का है, फिर नाइट्रोजन वाले का, आर्सेनिक वाले का, और लास्ट में तुम्हारा क्या है, फॉस्फोरस वाले का। देख रहे हो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, पहले उसमें बिस्मथ वाला लिखा है, फिर एंटीमनी वाला लिखा है, फिर आर्सेनिक वाला लिखा है, सॉरी अमोनिया वाला लिखा है, फिर आर्सेनिक, और लास्ट में किसका लिखा है, फॉस्फीन का लिखा है। ऐसा क्यों है, यानी कि इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट की जब ये वैल्यूज आई है एक्सपेरिमेंटली, तो इसके हिसाब से इन्होंने किसको ज्यादा डोमिनेटिंग माना है, वंडरवॉल फोर्सेस को क्या माना है, डोमिनेटिंग माना है। मतलब जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर इन्होंने क्या किया है, अमोनिया पे आए तो इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर कर ली, फिर वापस ये आर्सेनिक पे चले गए और लास्ट में फॉस्फीन, यानी कि फिर इन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस को कंसिडर कर लिया। यानी कि पहले बिस्मथ और एंटीमनी का ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवॉल फोर्स, फिर अमोनिया इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर आर्सेनिक, फॉस्फीन, दोबारा से मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे इन्होंने इसका ऑर्डर लगाया। तो इसको आप कैसे याद करोगे, ये तो याद तो बिल्कुल करना पड़ेगा, VHV से याद करोगे इसको, ठीक है, VHV से याद करना कि पहले वंडरवॉल देखे हैं, ये करना पड़ेगा याद, पेपर में आएगा। अब नहीं करोगे तो 4 नंबर गए, करना पड़ेगा इसलिए। तो वंडरवॉल को पहले कंसिडर किया है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, और दोबारा फिर वंडरवॉल को। मेल्टिंग पॉइंट में उल्टा है, देखो मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ी गड़बड़ कर दी। एक चीज कॉमन है कि फॉस्फीन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का सबसे ज्यादा है, फिर एंटीमनी का, और फिर आर्सेनिक का। बिस्मथ का इन्होंने नहीं दिया, हमें भी नहीं करना। तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट में इन्होंने क्या चीज देखी बताओ मुझे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले देखी, फिर इन्होंने क्या देखा, वंडरवॉल देखा,
फिर क्या देखा इन्होंने, वंडरवॉल देखा, यानी कि NH3, फिर बिस्मथ, फिर आर्सेनिक और लास्ट में फॉस्फेट, अमोनिया, एंटीमनी, आर्सेनिक और फॉस्फेट। तो ये आपको सारी चीजें इसमें पता होनी चाहिए, सिर्फ एक ये वाला हटा दो फॉर्मेशन वाला, उसके अलावा आपको सारी चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. आई होप लिख लिया हो तुमने अपने नोट्स में कि बॉइलिंग पॉइंट में बिस्मथ क्यों आगे आया, लिख लिया सबने, वंडरवॉल फोर्सेस को कंसीडर किया है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को कंसीडर किया उसके बेसिस पे, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर वंडरवॉल फोर्सेस, और मेल्टिंग पॉइंट में क्या देखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग तुम्हें पता ही अमोनिया में होती है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन। ठीक है, Yes, ma'am. क्वेश्चन कीजिए। इतना तो मुश्किल भी नहीं है चैप्टर जितना तुम लोग दिखा रहे हो। अनुज आप बताओ, अनुज कोंडल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बोलो। बी। बी, ठीक है, ये करो। क्या होगा इसका? मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी, नन ऑफ दीज। यस मैम। अच्छा, ये आपका ना NCl3, अगर कंफ्यूज हो गए हो तो मैं लिख देती हूँ आपको। एक BiCl3 दिया हुआ है, SpCl3 दिया हुआ है, PCl3, NCl3 और BCl3। नन ऑफ दीज तो नहीं आएगा, और बताओ। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन भी नहीं आएगा, अभी तो बताया है मैंने, भूल गए तुम लोग इतनी जल्दी। PCl3 का तो 120 होता है, मैम NH3 का तो सबसे ज्यादा होता है। BCl3 का, एक मिनट जो, BCl3 का तो 120 डिग्री एंगल होता है क्योंकि प्लेनर होता है, तो उसको तो सबसे आगे डालो, क्योंकि बाकी सबके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से एंगल उनका डेफिनेटली कम होने वाला है 120 से। ठीक है, तो इसका तो BCl3 का तो सबसे ज्यादा ही हो जाएगा। और मैं बात करूंगी इनकी NCl3 की, तो ये भी मैंने बताया था, जब लोन पेयर सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन आपका सेम हो और लोन पेयर सेम हो, तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम घटती जाएगी, बॉन्ड एंगल भी घटता जाएगा। ये होगा मैम फिर। यस। उसके अलावा PCl5 का स्ट्रक्चर तुम लोगों को मालूम है, केमिकल बॉन्डिंग में किया था हमने PCl5 का स्ट्रक्चर। यस मैम। तो कुछ इस तरीके से होता है PCl5 का स्ट्रक्चर। ठीक है, sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, TBP इसका ज्योमेट्री होता है। ठीक है, 2 एक्सियल बॉन्ड होते Yes, हैं ma'am. जो कि लॉन्गर होते हैं और वीकर होते हैं, और यहाँ पे 3 इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं।
जो कि क्या होते हैं, छोटे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों होता है ऐसा? मैंने कहा था एक्सियल बॉन्ड्स लंबे क्यों होते हैं, क्योंकि वो, ये देखो ना, एक 90 डिग्री का ये रिपल्शन खा रहा है ऊपर वाला एक्सियल, ठीक है, एक यहाँ से खा रहा है और एक यहाँ से खा रहा है, तो 390 डिग्री का रिपल्शन खा रहा है। तो अब रिपल्शन खा रहा है तो क्या करेगा, दूर जाएगा रिपल्शन से बचने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, लंबा हो जाएगा। लंबा। और जबकि इक्वेटोरियल में ऐसा नहीं है, इक्वेटोरियल में ऐसा नहीं है, ये आपस में तो 120 डिग्री पे है, तो इनके बीच तो नहीं है रिपल्शन, तो एक्सियल से खा रहा है, वो भी कौन सा, 90 डिग्री। मैम 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 एक्सियल से खा रहे हैं जबकि वो 3 इक्वेटोरियल से खा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए जो इक्वेटोरियल बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एज कंपेयर टू एक्सियल बोन छोटे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगी ऑक्साइड्स की, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। देखो, तो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के, वो सब ये वाले ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। X2O3 हो गया, X2O4 हो गया और X2O5 हो गया। यहाँ पे X क्या है, आपका एलिमेंट ग्रुप 15 का नाइट्रोजन हो सकता है, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आपका हो सकता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक चीज बोल रहा है क्या, कि जो ऑक्साइड्स होंगे वो ज्यादा एसिडिक होंगे। इधर देखो, oxides are more acidic which have higher oxidation state of an element than that of lower oxidation state। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं N2O3, N2O4 और N2O5, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे +4 +5। अगर सेंट्रल एटम सेम है और तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है ऑक्साइड की, अब ऑक्साइड किससे बना होगा, ये एसिड से ही बना होगा। एसिड के मॉलिक्यूल लेके उसमें से पानी निकाल दिया होगा, जैसे HNO3 ले लो, HNO3। अगर यहाँ से मैं वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दूं, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल दूं, क्या मेरे पास N2O5 बन जाएगा? हाँ मैम। तो एसिड से ही इनके ऑक्साइड बने हैं। तो जितना ज्यादा एसिड जल्दी से H+ रिलीज कर देगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। मतलब उसके ऑक्साइड की उतनी ही स्ट्रॉन्ग क्या होगी, एसिडिटी होगी। तो ये आप किस बेसिस पे बता सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट पे की बेसिस पे बता सकते हो। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अब देखो तुम खुद सोचो, नाइट्रोजन पे +5 आने का मतलब क्या भाई, वो तो भूखा हो चुका है इलेक्ट्रॉन के लिए, यस और नो। और अगर वो भूखा हो चुका है इलेक्ट्रॉन के लिए तो उसको चाहिए होगा। ठीक है, जैसे इधर देखना HNO3 है ना, हाँ। नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे +5 में है भाई। ठीक है, तो ये क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, खींचेगा भाई, इससे भी खींचेगा। और अगर खींचेगा तो OH का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। और वीक हो जाएगा तो H+ क्या हो जाएगा, आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो यानी कि एसिडिक कैरेक्टर इसका ज्यादा है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल एटम का, उतना ही आपका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ये तो हो गया पहली चीज। ये कब है, जब सेंट्रल एटम सेम है। अगर मान लो सेंट्रल एटम ही डिफरेंट है, उस केस में क्या करोगे, उस केस में क्या होगा, सोचो। यहाँ पे जाते वक्त, नीचे जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है मेरा बेटा, मैम डिक्रीज हो रही है। मैम डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो खींचने की पावर कम हो रही है, तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम यानी हो कि जाएगी। water क्या हो जाएगा, कम हो गया। ठीक है। और वैसे भी ये दोनों एसिडिक होते हैं, प्योरली एसिडिक, मतलब बेसिक वाली प्रॉपर्टी इनकी होती नहीं है। इन दोनों की, आर्सेनिक और एंटीमनी की, एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक दोनों होती है, इसलिए एम्फोटेरिक में आते हैं। और बिस्मथ वाला जो ऑक्साइड है वो क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली बेसिक इन नेचर होता है, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, मैम नॉन मेटल मेटलॉइड्स और मेटल की तरह भी दे सकते हैं ना? नहीं वैसे आंसर आप मत करना कि ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे करना। हाँ, वो भी बात ठीक है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जो है आपका बढ़ता है और डाउन द ग्रुप घटता है, तो आपका
क्या बोलते हैं, बेसिक करेक्टर बढ़ता है क्योंकि मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। यस, वो भी एक वन ऑफ द रीजन है, बट इसको आप इस बेसिस पे बताओगे कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे जब आप एसिडिटी की बात करें। तो बेटा इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, ऐसे भी कर सकते हैं। वहां पे आपको ये देखना है कि आपसे पूछा क्या है, तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही एसिडिटी की ना, तो डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात बतानी पड़ेगी। हाँ, फिर आप ये लिख दो बेशक डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, फिर भी ठीक है, ठीक है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड को टच जरूर करना है। ठीक है, चलो एक बार ये रीड कर लो, ये वैसे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, इसको देख लो एक बार। मैम अगर एनसीईआरटी हाईलाइट करने चले तो पूरा पीला हो जाए। कर दो पीला बिल्कुल। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, मैम जो ये पिंक भी हो एलिमेंट्स सकता है। हाँ जी बेटा, हाँ वो तो तुम्हारी मर्जी है, कौन सा हाइलाइटर लिया हुआ तुमने। है। यस मैम। देखो इसमें क्या है मेरा बेटा, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मान लो ये जो आपके ग्रुप 15 के एलिमेंट है, अगर वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये टाइप के हेलाइड्स बनाते हैं। कौन से टाइप के मेरा बेटा, EX3 और EX5 टाइप के हेलाइड्स बनाते हैं। और आपको पता है इसमें नाइट्रोजन शामिल नहीं होगा जब बात आएगी X5 की। क्यों नहीं होगा शामिल, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं। ठीक है, अब देखो +5 वाले भी बन रहे हैं हेलाइड्स और +3 वाले भी बन रहे हैं। बेशक नाइट्रोजन नहीं बना सकता +5 वाले, बाकी तो बना सकते हैं ना उसके नीचे वाले जानकार वाले लोग। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ज्यादा कोवेलेंट उनका करेक्टर होगा या +3 वाला, +3 वालों का होगा। तो जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उनका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाई साहब बहुत निकालने पड़ेंगे। तो बेसिकली उनमें क्या है, शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा होगा। और ये तुम फजांस रूल में भी पढ़ते हो कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोलराइजिंग पावर होगी, और उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, कोवेलेंट करेक्टर होगा। तो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कोवेलेंट करेक्टर है मेरा बेटा, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आप बता सकते हो ना बेसिस ऑफ फजांस रूल, यही तो बताता है ना आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट करेक्टर है। तो वो कहता नहीं था अगर कैटायन का साइज छोटा है, अनायन का साइज बड़ा है, या कैटायन और अनायन पे चार्ज ज्यादा है तो उतना अनायन को खींचेगा, डिस्टोर्शन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। तो जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 वाले, उनका कोवेलेंट करेक्टर क्या है, ज्यादा है, यानी कि मोल पोलराइजिंग पावर। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं जितने भी ट्राई हेलाइड्स हैं ग्रुप 15 के, मतलब नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। सिर्फ किसको छोड़ के, NCl3 को छोड़ के, NBr3 को छोड़ के, और Ni3 को। अभी मैंने बताया था ना ये अनस्टेबल एक्सप्लोजिव होते हैं। यस मैम। ठीक है, और जितने भी ट्राई हेलाइड्स होते हैं एक्सेप्ट TiF3 को छोड़ के, सारे क्या होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। मतलब मैंने बहुत सारी बातें बता दी। क्या बातें बता दी, पहली तो ये बता दी कि EX3 और EX5 टाइप के हेलाइड्स बनाते हैं, क्लियर है। नाइट्रोजन इसमें शामिल नहीं होता पेंटालाइट्स में, बिकॉज उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, लेकिन उसके बाकी फैमिली के मेंबर होते हैं शामिल। ठीक है, और जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पेंटालाइट्स होते हैं वो ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होता है, उनमें बहुत उनका ज्यादा पोलराइजिंग पावर होता है एज कम्पेयर टू +3। फिर कह रहे हैं जितने भी ट्राई हेलाइड्स हैं ग्रुप 15 के, वो क्या होंगे, आपके स्टेबल होंगे सिर्फ इन तीनों को छोड़ के। ठीक है, नाइट्रोजन का सिर्फ NF3 वाला स्टेबल होता है। फिर जितने भी ट्राई हेलाइड्स हैं, इनको तो वैसे ही हटा दिया क्योंकि स्टेबल नहीं होते, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, लेकिन किसको छोड़ के मेरा बेटा, PiF3 को छोड़ के, ये आयनिक इन नेचर होता है। ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन करना बेटा, 3-4 क्वेश्चन है, बस 5 मिनट और लूंगी तुम लोगों के। ये वाला करो।
बेटा इसको ना थोड़ा सा रिवाइज करके आना जब नेक्स्ट क्लास में आओगे, नहीं तो ये तुम्हें बहुत ही बेकार चैप्टर लगने वाला है आने वाले दिनों में, और तुम लोग गिव अप भी मार दोगे। मैंने देखा है ऐसे हर साल बच्चों को, वो पी ब्लॉक करके ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो जेई मेंस में तो हालांकि इसकी इतनी वेटेज नहीं है, एडवांस में पूरा पी ब्लॉक आता है। तुम सोचो अभी तो ये हम लोग उतना कर रहे हैं, मेंस के हिसाब से पहले कर रहे हैं हम, बहुत डिलीट कर दिया बेटा जेई मेंस में। तो तुम एटलीस्ट इतना तो जरूर कर लो, ताकि अगर 4 नंबर का मान लो तुम्हारी शिफ्ट में आ भी गया सवाल तो तुम वो छोड़ के ना हो। नहीं तो बच्चे करते ही नहीं है, उनको पता नहीं क्या है, मतलब बिल्कुल गिव अप मार देते हैं इस चैप्टर पे। तो प्लीज आप लोग जरूर करके जाइए, जो जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को उसको रिवाइज करो और उसको एक ब्लैंक पेज पे लिखो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें निकल निकल के आएंगी। ठीक है, सो ऐसे ही होते हैं ये वाले चैप्टर रिवाइज। तो बताओ पहला वाला ठीक है क्या? E2O5 लेस एसिडिक होगा क्या? मैम ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेंट्रल एटम सेम है तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना एसिडिक, तो ये गलत है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ट्राइवेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 डिक्रीज डाउन द ग्रुप। हाँ मैम, अगर आपका सेंट्रल एटम डिफरेंट है, Yes, ऑक्सीडेशन ma'am. स्टेट सेम है, तो यस डिक्रीज होता है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बताओ क्या होगा बच्चों, बताओ। हम ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी। सही ऑप्शन। अमोनिया बेटर डोनर होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता Yes, है। वेरी ma'am. गुड। लोन पेयर इसके अवेलेबल होते हैं sp3 में, और बोथ डायरेक्शनल होता है। वेरी गुड मेरे बच्चों, बिल्कुल ठीक है। ये एडवांस का एक क्वेश्चन कर लो, नाम एडवांस का लेकिन है बड़ा सिंपल क्वेश्चन। इसमें एक से ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट सही है क्या? बिस्मथ का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा। यस मैम। ठीक है, NF3 ज्यादा कोवेलेंट होगा। अभी बताया ना, ट्राई हैलाइड्स कोवेलेंट होंगे एक्सेप्ट BiF3, तो ये भी ठीक है। यस मैम ठीक। pH3 लोअर टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। यस मैम, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है pH3 में, ये भी ठीक है। NN सिंगल बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा, ये गलत है, वीक होता मैम ये वीकर होता है। ये गलत है। है। तीनों जो है करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, तो NCERT बेस्ड देखो, एडवांस में मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मैं शुगर कोट बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर मैं एडवांस के पी ब्लॉक की बात करूं तो ऐसी बात नहीं है कि NCERT से सवाल नहीं आते हैं। जैसे मान लो अगर मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है तो इसमें से 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो NCERT में से होंगे, 2 ऑप्शन ऐसे होंगे भाई साहब NCERT में वो है ही नहीं, उसके लिए फिर हमें स्टैंडर्ड मैम ये क्वेश्चन एक्चुअली मतलब इनकरेक्ट का था ना? नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट का था। मैम जिस हिसाब से क्वेश्चन हिसाब से तो मैम इनकरेक्ट पूछना चाहिए था। नहीं, इसमें नहीं मल्टीपल advance- चॉइसेस है ना, मल्टीपल चॉइसेस है ना। यस, मल्टीपल चॉइस का भी तो आता है ना एक सेक्शन तुम लोगों का। ठीक है, तो वो ये था। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग ना NCERT की बुक से, जो कि मैंने तुम्हें PDF दे दी है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये वाले, इधर देखो, तुम्हारे ऑक्साइड्स जो होंगे ना नाइट्रोजन के, उसके स्ट्रक्चर गिवन होंगे तुम्हारे NCERT में। एक बार प्रैक्टिस कर लेना उसको, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आके उसको करा दूं।